हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष। होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए आंसर्स देखते हैं। केमिस्ट्री में जो आया हुआ था क्वेश्चंस, उसके नीट 2020 के आंसर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप हैं डॉक्टर चिन्मय घोष के साथ। मैं सेट E1 डिस्कस कर रहा हूं और ऐसे ही क्वेश्चन सारे सेट में होंगे, बट वो ऊपर नीचे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था आज के पेपर में वो है 91 नंबर का क्वेश्चन। E1 सेट की बात कर रहा हूं। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आप बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका आंसर आएगा He2, क्योंकि He2 में आप अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओ तो इसमें He2 की बात करूं तो दो हीलियम है, हर एक हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इनकी बात करें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ठीक है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना जानते हो तो आप जानते हो Nb माइनस Na/2 करना पड़ता है। तो 2 - 2, ठीक है, बाई 2 वी आर गेटिंग 0, यानी कि जिसमें बॉन्ड नहीं बनेगा। सो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। सो He2 डू नॉट एग्जिस्ट। He2 डू नॉट एग्जिस्ट क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड फॉर्म होना, तो He2 में बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो रहा है। आप निकाल के देख लियो। सो इसका आंसर आ गया 1। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH given that the ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10 to the power minus 15. Now if I write here KIP अगर मैं लिखूं NiOH twice का क्या लिखूंगा, Ni2 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें आपको दिया हुआ वैल्यू 2 into 10 to the power minus 15, और यदि आप इसको किस में डाल रहे हो, किसके अंदर डाल रहे हो, 0.1 मोलर NaOH के भीतर। तो 0.1 मोलर NaOH में OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर मतलब 10 to the power minus 1 मोलर आपको मिल गया। अब आप क्या करो, ये जो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन यहां सब्स्टिट्यूट करो। तो 10 to the power minus 1 का स्क्वायर। Ni2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालो, वही होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH। तो Ni2 पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन आएगा 2 into 10 to the power minus 15 डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 1 का स्क्वायर, मतलब 10 to the power minus 2। सो दिस इज 2 into 10 to the power minus 13 मोलर। सो ये आंसर आ गया आपका A, यानी फर्स्ट आंसर। तो ये हो गया आपका दो क्वेश्चन के आंसर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ये क्वेश्चन नंबर 93 आपको क्या बता रहा है, देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है CO2 गैस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। आपको पता है कि CO2 गैस के बजाय CO2 अगर सॉलिड होता तो वो सही स्टेटमेंट होता। तो CO2 गैस को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज नहीं करते हम लोग। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। ये भी गलत है, उल्टा होना चाहिए, यानी 20 यहां, ठीक है, और 12 यहां होना चाहिए। ZSM5 a type of zeolite is used to convert alcohol into gasoline. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये सरफेस केमिस्ट्री में NCERT टेक्स्ट बुक से आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। और CO कलरलेस ऑर्डरली गैस होता है, बिल्कुल सही है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हमको दिख रहा है वो C और D का होना चाहिए। सो आंसर इज नंबर 4 विच इज C and D। तो करेक्ट आंसर इज C and D। तो आपको मैं फिर बता देता हूं इसका मैंने करेक्ट क्यों बोला। इसका करेक्ट इसलिए बोला क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है CO इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम फ्रोजन फूड, ये गलत है। हमको बोला करेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए, ये गलत है। इसके जगह सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता तो सही होता। स्ट्रक्चर ऑफ C60 मतलब फ्लोरीन की बात करिए, फ्लोरीन में 26 कार्बन रिंग्स होता है और 12 5 कार्बन रिंग्स होते हैं। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। ZSM5 का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एल्कोहल इनटू गैसोलीन, CO इज कलरलेस ऑर्डरली गैस, बिल्कुल सही है। तो C और D ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन आंसर आ गया हमारा 4C और D। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर रेडी हो गया, C एंड D। चलिए अगला सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जस्ट सी दिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज प्लस H2O फॉरवर्ड बैकवर्ड ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin, the value of delta G at the same temperature। तो इसका जवाब तो भाई कोई भी दे सकता है।
डेल जी स्टैंडर्ड का आपको पता है माइनस में 2.303 RT log K, ये सब याद रखते हैं। K की जगह आप कैसी भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ln के टर्म्स में दिया है, तो ये आप क्या कन्वर्ट कर लोगे, माइनस ऑफ RT ln KC, तो 2.303 हट जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें वैल्यूज रखनी है। तो अब आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू 2 × 10⁻13, तो माइनस ऑफ R, ठीक है, R की जगह क्या रख लोगे 8.314, और टेम्परेचर आपको कितना दिया है देख लो 300 केल्विन, तो T की जगह 300, फिर ln और Kc की वैल्यू है 2 × 10⁻13। सो इसका जो आंसर आ रहा है माइनस में 8.314 × 300, ठीक है, ये केल्विन में, और ln 2 × 10⁻13। सो आंसर ए इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखा लिया। तो 94 नंबर का क्वेश्चन भी आपका हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं, तो आप अपना आंसर चेक करके देख सकते हो। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 95। 95 वाला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहां पर CH3 Cl2 और अल्ट्रावायलेट, यहां पर X कोई कंपाउंड बन रहा है, जिसके ऊपर हाइड्रोलिसिस करोगे 373 केल्विन पर तो CHO दिखेगा। तो बिल्कुल यहां पर ध्यान देना, CHO मतलब C डबल बॉन्ड O और H, और उसके साथ ये बेंजीन रिंग बना हुआ है। अब आपको ध्यान ये देना है कि भाई यहां पर कौन सा ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसके ऊपर आप हाइड्रोलिसिस करने पर ये बनाओगे। तो यहां पर डायरेक्ट क्लोरीन से तो ये बन नहीं सकता, CH2Cl से अगर आप करोगे तो CH2Cl में से आपको CH2Cl में से अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो उससे भी आपको CHO मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये वाला कंपाउंड देख लो CHCl2 अगर आप लोगे और हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इससे आपको CHOH के दो अरेंजमेंट्स यहां मिल जाएंगे क्लोरीन के जगह पे, क्योंकि HCl बाहर आ जाएगा इनके साथ, ठीक है, 2 बार HCl बाहर आ गया, 2HCl बाहर कर दिए। और क्योंकि अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए हैं, तो OH यहां से और H यहां से, वाटर बाहर आया, और यहां पर आपका CH डबल बॉन्ड हो, मतलब CHO बन सकता है। तो करेक्ट आंसर आएगा 3, इसका करेक्ट आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों सबको समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 भी हम लोगों ने तैयार कर लिया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच इसमें से कौन सा है? तो इनकरेक्ट मैच आपको अगर पता करना है तो आपको थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी मालूम होनी चाहिए। जैसे आप अनिल अन्यम, तो आप जानते हो अन मतलब क्या होता है 1, नील मतलब 0, ठीक है, अन मतलब 1। तो अनिल अन्यम मतलब 101, इसका एटॉमिक नंबर 101 है, उसको मेंडेलिवियम भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अनिल ट्राइयम मतलब अन मतलब 1, नील मतलब 0 और ट्राई मतलब 3। 103 को लॉरेंशियम कहते हैं, बिल्कुल सही है। अनिल हेक्सियम 106, इसको सीबॉर्गियम कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अन्यम, ठीक है, अन्यम 111 को हम लोग रोंटजेनियम कहते हैं या डम स्टेडियम कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ जो है रोंटजेनियम यानी डम स्टेडियम कैसे हो सकता है? तो डम स्टेडियम गलत है, तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो हियर द इनकरेक्ट मैच इज दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। तो डी का 4 ये गलत है, क्योंकि यहां पर रोंटजेनियम होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 भी तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर अन्यम 111, जिसको रोंटजेनियम कहते हैं लेकिन डम स्टेडियम लिखा है, जबकि डम स्टेडियम किसका होता है 110 का होता है, 110 का डम स्टेडियम होता है और इसका रोंटजेनियम होता है। इसीलिए ये जो है मैच नहीं खा रहा है। इसका आंसर अगर रोंटजेनियम होता तो सही होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो तो बहुत इजी दिख रहा है हम लोगों को। An element, question number 97, element has a body centered cubic structure with a cell edge of 288 picometer. What is the atomic radius? आपको सबको पता है कि BCC में रेडियस का फॉर्मूला होता है a√3/4. What is the value of a cell edge? 288 into √3/4. So the correct answer in picometers is 1. √3/4 into 288 picometers. So we are finished up with question number 96 and 97 also with explanation complete. Let us go ahead.
we are coming up with one more question which is again simple theoretical question, and in this question the questions what we are asked here is about zero dipole moment. Zero dipole moment किसका होगा? अब आप जानते हो कि जीरो डाइपोल मोमेंट कहाँ कहाँ होती है, मतलब यूजुअली अगर हम मॉलिक्यूल्स देखें BF3 का देखें तो इसके डाइपोल और इसका जो रिजल्टेंट है वो एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब म्यू जीरो होगा। उसके बाद BeF2 का देखें तो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, BeF2 लीनियर स्ट्रक्चर है तो इसमें भी म्यू जीरो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर स्ट्रक्चर है, म्यू जीरो होगा, ठीक है। और 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, तो यहाँ और यहाँ पैरा पोजिशन पे एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे तो म्यू जीरो। तो अब आप आंसर देखो तो अमोनिया में तो पोलैरिटी होती है, ठीक है, अमोनिया हो नहीं सकता, वाटर में पोलैरिटी होती है, तो अमोनिया और वाटर में पोलैरिटी होती है, तो यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। यहाँ पर है तो BF3HF में पोलैरिटी होती है, तो यहाँ भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आके देखें तो NF3 में पोलैरिटी होती है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी आंसर नहीं होता, तो बच गया ये BF3, BF2 में देखिए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, बट इसके रिजल्टेंट डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। वहीं पर BF2 लीनियर है, CO2 लीनियर है, और यहाँ पर भी ये देखिए ये दो क्लोरीन के जो डाइपोल्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इस कारण से म्यू की वैल्यू यहाँ भी जीरो हो जाएगी। तो जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका ट्रिक भी होती है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की ट्रिक क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम एक ही टाइप के एटम से घिरे हुए हों और उनपे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। देखिए सेंट्रल एटम एक ही टाइप के एटम से घिरे हुए हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम एक ही टाइप के एटम से घिरे हुए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम एक ही टाइप के एटम से घिरे हुए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये सब लीनियर, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट होती है और वो पोलर होता है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जीरो डाइपोल मोमेंट वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइसल्फ्यूरिक, ये मेरा क्लासरूम का क्वेश्चन है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड, सीधा आंसर आ रहा है ऑक्सीजन गैस। तो इसमें आपका थ्योरी अगर आपको आता है तो बिल्कुल इसका आंसर ऑक्सीजन गैस आप लगाकर आए होंगे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 98 और 99 भी तैयार हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को जो मिल रहा है वो है रिएक्शन बिटवीन असीटोन। देखिए रिएक्शन बिटवीन असीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव, क्या देगा ये पूछ रहा है। रिएक्शन बिटवीन असीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव व्हाट। तो ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो पहले देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, CH3 MgCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अटैक करवाते हैं। यहां पर सिंपल सा ट्रिक होता है, ये MgCl और OH ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल लो, MgCl और OH बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ गया। H जाकर O पर अटैक करेगा और ये कार्बोनिल, क्योंकि यहाँ पर ये CO के बीच में जो पोलैरिटी डेवलप होती है उसके चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की पास चलेगी यहाँ पर, इसीलिए नेगेटिव डेंसिटी और तो पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक कर सकता है। अब जो बचा यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, वहां पर ये CH3 ग्रुप जाके अटैक कर लेगा। तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, CH3C CH3, ठीक है, यहाँ पर एक CH3 और ये वाला जब अटैक किया तो यहाँ पर आ गया और ये O के साथ आ गया H। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल दिख रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो वी आर गेटिंग द क्वेश्चन नंबर 100's answer is tertiary butyl alcohol. So let us go to the next one which is very easy question. Oxoacid sulfur with OO linkage। O मतलब क्या होता है, परऑक्सो, नाम में ही दिख रहा है, परोक्साइड लिंकेज नाम में ही दिख रहा है, देखो परऑक्सो। तो ऐसे ही आंसर पड़ गया इसका, तो H2S2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको अपन लोग मार्शल्स एसिड भी बोलते, याद करो, मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आपको दिख रहा होगा, H डबल बॉन्ड O OH O O
एस डबल बॉन्ड ओ और UH। ये आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिया मैं। तो इसमें OO लिंकेज आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने क्लासरूम में भी करवाया हुआ है। H2S2O8 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, 3 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए। ये है परऑक्साइड लिंकेज, ये परऑक्साइड लिंकेज है। तो परऑक्साइड लिंकेज किस में आ रही है? ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जिसमें परऑक्साइड लिंकेज है वो है, नाम से ही दिख रहा है, H2S2O8। तो बिल्कुल आसानी से बहुत सरल सरल सवाल आए हैं, बिल्कुल आपका बना होगा। एक बार देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखा है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, देख लीजिए आंसर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। अमाइन गिविंग कार्बोल अमाइन टेस्ट। कार्बोल अमाइन टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री अमीन्स देता है। इसका सीधा सीधा आंसर है यहाँ 1 डिग्री अमीन। आप देख लो कहाँ पर है, ये 1 डिग्री नहीं है, ये भी 1 डिग्री नहीं है, ये भी 1 डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री अमीन है। एनिलीन इज द करेक्ट आंसर। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 पॉजिटिव आयन इज। तो Cr2 पॉजिटिव मतलब क्रोमियम 24 कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 4s1 3d5। तो Cr2 पॉजिटिव का क्या होगा? आर्गन 4s0 3d4। तो d4 मतलब d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। म्यू बी की वैल्यू होती है √n, n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बच्चों? 4। तो √4 4 + 2 यानी 4 और 2, 4 + 2 6, 6 4 24। तो अप्रॉक्सीमेटली 4.90 BM आ रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। So we have the correct answer of question number 103. Let us go to question number 104. Again a very easy question. Correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition will be what? Free expansion under adiabatic condition. Adiabatic जैसे ही बोला Q0, adiabatic Q0। अगर फ्री एक्सपेंशन बोला तो वर्क डन भी 0, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर नहीं लगता, एक्सटर्नल प्रेशर अगर नहीं है तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। डेली इज इक्वल टू क्या होता है? Q + W, अपन सबको पता है। तो यहाँ पर वर्क डन 0 है। अब अगर आइडियल गैस है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन 0 है, एडियाबेटिक कंडीशन है, तो एक ही चीज चल रहा है Q0 W0। तो टेम्परेचर तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपन लोग करेक्ट आंसर 1 को लगा सकते हैं। Q = 0, डेल्टा T = 0 और W भी 0। तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आया। करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन बोला इसलिए मैंने W0, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, और आइडियाबेटिक है तो Q0। तो Q0 और W0 यहाँ पर होना है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कोई भी बच्चा लगा सकता था, यही पर दिख रहा है वो, ठीक है। टेम्परेचर से थोड़ा सा टेंशन हुआ होगा, बाकी आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसे ही दिख रहा था, फ्री एक्सपेंशन मतलब W0 हो गया और एडियाबेटिक कंडीशन के कारण Q0। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ Q0 W0 एक साथ है। यहाँ देख लो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन आ रहा था, वो है 1। सो बिल्कुल आप लोग आराम से बना सकोगे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 105। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg पर मोल। मतलब KF की वैल्यू दी है 5.12 केल्विन kg पर मोल, ये दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी 0.078। तो मोलालिटी 0.078 दिया हुआ है। दो चीज दी हुई है, KF दिया हुआ है और मोलालिटी दिया हुआ है। आपको पूछा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इतना सरल सवाल है। डेल्टा TF = KF × मोलालिटी। KF की वैल्यू आपके पास है 5.12 और मोलालिटी 0.078 है। तो 5.12 × 7.8 10⁻² से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 7.8 और 5.12 मल्टीप्लाई कर दे, 8 × 16, 8 × 1 = 8 और ये 9, 5 × 8 = 40, 7 × 14, यहाँ 1, 7 × 1 = 7, ये 8, 7 × 5 35, तो ये 6, ठीक है। तो यहाँ 9 और 4 13, 1 9 9 39.9 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास ले लो, इंटू 10⁻², 10⁻² भी दिख रहा है। तो 40 × 10⁻² कितना आ जाएगा? 0.40 केल्विन। मेरे ख्याल से आपका भी ये आंसर आया होगा। सो आंसर नंबर 3 करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है 106 नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में आपको मालूम है Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आयन है। तो Ca2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब कैल्शियम बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे होता है, तो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 40 ग्राम कैल्शियम, मतलब आपको सीधा सीधा हिसाब क्या बता रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है 2 फैराडे के लिए से 40 ग्राम कैल्शियम बन रहा है। तो आपको कितना ग्राम बनाना है 20 ग्राम कैल्शियम, तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना लगेगा x फैराडे, तो x की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40, सो इट इज 1 फैराडे। आंसर इज वेरी इजी, इट इज 1 फैराडे। अगला सवाल भी देख लो, सीधा सीधा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। बेंजाल्डिहाइड और एसीटोफिनोन का रिएक्शन डाइल्यूट एनएच देखते ही साथ आपका कनिजारो का कार्यक्रम तो खत्म ही हो गया, तो बी और सी तो हो नहीं सकता। अब एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में ही आंसर होगा। तो अब हम कैसे चेक करें, दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड से, दो अलग एक ही टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स होते तो हम एल्डोल बोलते, लेकिन अगर दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसका आंसर हम एल्डोल के बजाय क्रॉस एल्डोल लगाएंगे। इसका थ्योरी सबको पता है, सो इसका आंसर आ गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा 107 क्वेश्चन भी बन गया। अगला क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं वो थ्योरी क्वेश्चन है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। इट इज अ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन विच द मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस, इसमें जो मोबाइल फेस होता है और स्टेशनरी फेस होता है, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस दोनों लिक्विड्स होते हैं। मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस दोनों लिक्विड होते हैं, और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन वाले पार्ट में पढ़ने को मिलेगा एनसीईआरटी में, जबकि ये सब क्लियर कट दिया हुआ है। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन कैन लीड टू चेंज इन। इसके मैं दो आंसर्स बिल्कुल सही बोल सकता हूं, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर ये होना चाहिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ reactants more are the chances of collision between the molecules. So more probable answer is collision frequency, but we cannot neglect this option also. This is also correct. heat of reaction भी नहीं लगा, तो ये disputed थोड़ा सा क्वेश्चन लगा मुझे। बाकी मुझे लगता है कि एनटीए के क्वेश्चन आंसर्स में हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आंसर अलग मिले, ज्यादा चांसेस है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इस आंसर का, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन भी इन्वॉल्व रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाने पर चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन भी संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट अस गो टू 110, 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था आपका गैसियस स्टेट वाला कोई क्वेश्चन है। मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैसेस इन अ सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ N2। तो नाइट्रोजन 7 ग्राम, मतलब इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 7/28, दैट इज 1/4। ठीक है, और आर्गन के मोल्स निकाल लो। आर्गन के जब आप मोल्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 8/40, दैट इज 1/5। तो N2 आर्गन का जो रेशियो हो रहा है वो 5:4 हो रहा है। ठीक है, N2 और आर्गन का जो रेशियो हो रहा है वो 5:4 हो रहा है। अब अगर आगे हम देखें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, ये सब मैं क्लास में कराया हूं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। सो टोटल प्रेशर दिया है क्या? दिया है बिल्कुल 27 बार, 27 इनटू मोल फ्रैक्शन किसका? N2 का। तो पार्शियल प्रेशर निकालना है N2 का, तो N2 का ही मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो N2 के मोल्स 5, ठीक है, आउट ऑफ 9, टोटल मोल्स 9 है। तो ये 9, ये 27 को 3 से काट देगा, 3 इंटू 5 दैट इज 15 बार्स। तो आंसर आ जाना चाहिए 15 बार। आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये पूछा है और करेक्ट स्टेटमेंट अपने को पूछ रहा है। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ
45% कार्बन, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। ब्लिस्टर कार्बन, ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन, ये नहीं सबको पता है कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। वेपर फेस रिफाइन इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड, ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये आप लोग को पता है कि मॉन्स प्रोसेस, निकल के लिए मॉन्स प्रोसेस होता है। पिग आयरन कैन बी मोल्ड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर अपने को रॉट आयरन वाला लग रहा है। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 45% कार्बन। सो वी हैव डन विथ 111 questions. Let us go to the next question, which is again a question from organic chemistry. Organic chemistry से इस बार questions बड़े सड़े सड़े आए हुए हैं, ज़्यादा हाई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा सरल है, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। जो लेटर सी CH3, ये पॉजिटिव, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इसमें 3 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है। वहीं सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में CH3 पॉजिटिव, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। और आपको पता है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की चांसेस बढ़ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हाइपर कॉन्जुगेशन ही होगा। तो 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो माइनस आई इफेक्ट तो यहाँ पर दिख रहा नहीं, प्लस आई इफेक्ट हो सकता था। आर इफेक्ट तो होगा नहीं, CH3 कारण हाइपर कॉन्जुगेशन की संभावना है। तो आंसर हाइपर कॉन्जुगेशन ही दिखेगा। Now the next one is a very simple cationic detergent which among the following is सीधा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इस पर मेरी वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब में, आप देख सकते हो कि कैटानिक डिटर्जेंट का एग्जांपल सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा डरने वाला कोई क्वेश्चन आया नहीं है। जैसा हम लोग सोचे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वैसा ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला और भी क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5, दूसरे पे ब्रोमीन लगा दो, ये हो गया H H H, यहाँ CH2 और ये CH3। अब ये बोल रहा है 2 ब्रोमोपेंटेन, तो दूसरा कार्बन यही है, तो 2 ब्रोमोपेंटेन बना लिया। 2 फॉर्म पेंट-टू-इन, पेंट-टू-इन बनाना है, मतलब आपको पहले तो एलिमिनेशन कराना है। तो आंसर तो बीटा एलिमिनेशन होना ही है। बीटा एलिमिनेशन मतलब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से हाइड्रोजन गया, अल्फा से हेलोजन गया, तब ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये CH3 बनाएगा। ये बीटा एलिमिनेशन हो गया। अब फॉलो सेजर रूल। सेजर रूल बिल्कुल बोलता है कि एलिमिनेशन वहां से होता है जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना दे। तो ये भी बिल्कुल सही अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहां से बनाता तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होती, लेस स्टेबल एल्कीन बनती, या हॉफमैन एलिमिनेशन तब बोल पाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हो गया और सेजर रूल को भी फॉलो कर रहा है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन तो हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है। तो आंसर इसका क्या क्या आ गया, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ए बी सी सारे सही लग रहे हैं। ए भी सही है बीटा एलिमिनेशन, बी भी सही है फॉलो सेजर रूल, और सी भी सही है डिहाइड्रोहेलोजनेशन। ठीक है, और सेजर रूल सब लोग आप लोग पढ़ोगे, जिसको सेजर भी बोलते हैं। हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द कार्बन विच इज नियरर टू द अल्फा 1, और फाइनली ये बोलता है कि द मोर स्टेबल या मोर मिथाइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सब सेजर रूल में आप लोग पढ़ते भी हो। ये सारा चीज कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को बिलोंग कर रहा है, तो बहुत सरल लग रहा होगा चीजें, पेपर बड़ा इजी है। अगला चलते 114 क्वेश्चन हो गया हमारा। 115 क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन आ गया फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री से भी सरल क्वेश्चन आए हैं। मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, व्हिच इज दैट इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, जिसके कारण यहाँ पर इथेनॉल और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण इनमें, ठीक है, इनमें क्या होगी, सारी चीजें, मतलब डेल्टा एच मिक्सचर पॉजिटिव आएगा, डेल्टा वी मिक्सचर पॉजिटिव आएगा, और पार्शियल प्रेशर जो होगा वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएगी। ये सब आप लोग पढ़े होते हैं राउल्ट्स लॉ के डिविएशन में। तो पॉजिटिव डिविएशन इथेनॉल और एसीटोन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, इसका तो ट्रिक ही था, कोई सुनो, यह सेट वाला मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, तो कोई सुनो, सुनो में आ गया साइनाइड, फिर ऑक्सलेट, है ना, फिर से कल सचिन बाहर आया, तो फिर और ये सचिन,
तो इस तरह से ऑर्डर मिल गया। तो ये रटन क्वेश्चन है, इसको मैं याद भी करा था। SCN नेगेटिव, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन दिख रहा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं दिखा। आइए देखते हैं अगला, बेसिक अमीनो एसिड इनमें से कौन है, सेरीन, एलेनिन, टायरोसिन और लाइसिन। तो डायरेक्ट आंसर है लाइसिन, ठीक है। कुछ ही अमीनो एसिड्स बेसिक होते हैं जिसमें से एक लाइसिन है। तो अगला चलते हैं, ये सीधा याद करने वाला क्वेश्चन था, इस पर मैंने वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर अमीनो एसिड्स का वीडियो। HCl was passed through a solution of CaCl to MgCl to NaCl, which of the following compound crystallizes। तो ये डायरेक्ट आंसर है, HCl को अगर पास करो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl से, क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ NaCl का होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर इनमें से कौन है, तो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन मतलब नेचुरल रबर, बाकी ये सब नेचुरल पॉलीमर नहीं है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा सही नहीं है, तो इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो सही है। रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ये भी सही है। इट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन बाउंड टू सी इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग, यानी इसके हिसाब से ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग बनाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इनकम्प्लीट कंबशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही लग रहा है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो लेस स्टेबल होता है, ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, इसीलिए डिस्ट्रक्शन ज्यादा कर पाता है। तो ये 120 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। उसके बाद फिर से एक थ्योरी क्वेश्चन मिल रहा है, बहुत लड्डू लड्डू क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत मजे किए होंगे आप लोग पेपर में, बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग पेपर रहा है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स क्या, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये सीधा सीधा आंसर मिल रहा है आप लोगों को, ये भी मैंने क्लास में कराया था। अगला जो बायोलॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है सीधा, फॉलोइंग मॉडल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम, पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद सोडियम इज रिस्पांसिबल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। सो विच वन इज दिस, दिस इज पोटेशियम। सो स्ट्रेट आंसर, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इनमें से क्या है। एटम्स हम कैसे निकालते हैं, अगर वेट दिया हो तो W/m इंटू अवोगाड्रोस नंबर, ये कर देते हैं। तो यहाँ पर W है 1 और 108 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, तो N0/108 आ जाएगा। यहाँ पर आए तो 1/24 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, तो N0/108 ये आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखना, तो 1/32 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका N0/16, और यहाँ आ जाएगा 1/7 इंटू N0, तो अवोगाड्रो नंबर बाई 7। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर कम है, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम ऑफ लिथियम में ही मिलेगा। उसके बाद लड्डू क्वेश्चन आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखिए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन लुटीशियम 71, 175 आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर 71 दिया है, तो ये भी 71 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करके, एटॉमिक मास है 175, एटॉमिक नंबर 71, तो ये हो गया 104। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू 71। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकल गया 71, 104 और 71। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 71, 104 एंड 71। So we are done with 124th question also. Let's go to the next one. अगला सवाल चलते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन द फॉलोइंग, ये बिल्कुल आपके लिए बहुत सरल क्वेश्चन रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेक करो, ये प्लस, तो ये -4 आ गया है, और यहाँ पर ये -4, तो ये +4 है, तो -4 से +4 तक जा रहा है यहाँ पर। अगला है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा है, Cr2 पॉजिटिव, D4 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Fe2 पॉजिटिव, दैट इज D6 इन वाटर, ये बिल्कुल सही है, ये सब NCERT के लाइंस मिल जाएंगे। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी टू द एबिलिटी टू हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फाउंड इन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आर नॉट सेम, लेट अस चेक, यहाँ पर क्या दिख रहा है,
x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 6, और यहाँ क्या दिख रहा है 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू, अरे यार दोनों में तो सेम आ रहा है। यहाँ पर बोल रहा है नॉट सेम, मतलब दिस इज इनकरेक्ट। हमको पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 126 का भी आंसर आपको मिल गया है। चलिए अगला चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़े सरल है ना बच्चों, बहुत मस्त क्वेश्चन आए हैं और सरल क्वेश्चन आए, तो आप लोग तो मेरे ख्याल से पूरे बना के आए होंगे। फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव Cl2, आपने अगर मेरा क्लास अटेंड किया है तो ये ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको तैयार करवाए हैं। 2Cl गिव्स Cl2, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब डेल्टा एच लेस देन 0, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब एंट्रोपी भी घटेगी तो डेल्टा एच भी लेस देन 0, तो यहाँ पर डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच भी लेस देन 0, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑर्डर बनेगी उतनी कम एंट्रोपी होती है, डिसऑर्डर में एंट्रोपी बढ़ता है। तो 2 Cl मिलकर एक Cl2 बना लिया ना, इसीलिए यहाँ पर एंट्रोपी कम हो गई, तो डेल्टा एस लेस देन 0। सो डेल्टा एस लेस देन 0 यहाँ पर है, डेल्टा एच लेस देन 0 यहाँ पर है, तो आंसर नंबर 4 डेल एच लेस देन 0, डेल एस लेस देन 0। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, ये भी मैंने आपको क्लासरूम में कराया है, आपको याद होगा। हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जिसमें आपको जीटा पोटेंशियल 5 बताया था, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये सब डायरेक्ट मैंने कराया था। जिसमें आपको एक एड्सॉर्ब लेयर बनता है और दूसरा मतलब एक फिक्स लेयर बनता है यहाँ पर चार्ज का, और दूसरा ओपोजिट चार्ज वाला लेयर बनता है जिसको बोलते हैं मोबाइल या डिफ्यूज लेयर, जो सॉल्यूशन में से आता है और अट्रैक्ट होता है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। दीज आर ऑल माय क्लासरूम क्वेश्चंस, ये सब आपने मेरे क्लासरूम में भी किया होगा। चलिए आगे चलते, 128 हो गया, 129 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 129, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी। यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट किया, यूरिया मतलब NH2CO NH2, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली अमोनिया गैस तो बनना ही है, मतलब रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, तो ये बी तो डेफिनेटली अमोनिया। विच व्हेन पास थ्रू CO2 पॉजिटिव, कॉपर के साथ डीप ब्लू कलर, ब्लू कलर से कॉपर बिल्कुल रिकॉग्नाइज हो जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना जो सी फॉर्म हो रहा है उसमें अमोनिया जब बन रहा है तो अमोनिया के साथ वाला ही कोई कॉम्प्लेक्स बना होगा, तो मेरे ख्याल से आंसर CuNH3 4 2 पॉजिटिव बिल्कुल दिख रहा है। सो कुप्रामोनियम आयन जिसको आप बोल सकते हो, ये आपको दिख रहा है। तो 129 का आंसर हो गया टू CuNH3 4 2 पॉजिटिव। ये आ गया फिर एक लड्डू क्वेश्चन 130 नंबर का, बोरा मैच एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। CO और H2 क्या होता है, सिंथेसिस गैस होता है, तो A का 3 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होता है, BSC वाला, BSC ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऐसा मैंने याद किया था। बाइकार्बोनेट्स, बी मतलब बाइकार्बोनेट्स, अगर बी हो गया तो टेम्पोररी हार्डनेस, SC हो गया तो परमानेंट हार्डनेस। तो बाइकार्बोनेट्स, ये ट्रिक मैंने बताया था आपको, तो बाइकार्बोनेट वाला मतलब बी का हो गया 2, तो 3 2 मतलब 3 और 1, बी का हो गया 1, और B2H6 क्या है, नॉन प्लेनार है, ठीक है, ये है ऐसा। यहाँ भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नहीं B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है भाई, ये सब पढ़े हुए हैं हम लोगों ने। बनाना बॉन्ड याद होगा, इसमें अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर आ गया 2, H2H, ये हो गया प्लेनार, ठीक है। तो आ गया 3 1, यानी 3 1 2 और 4, 3 1 2 4 कहाँ दिख रहा है, 3 1 2 4, सो आंसर नंबर 1 3 1 2 4, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। CO और H2 हमारा क्या हो गया, सिंथेसिस गैस होगा, टेम्पोररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट कारण होता है, B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर। बुक ओपन लाइक बुक स्ट्रक्चर याद करो, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। 130 ये भी कंप्लीट कर लिया। अब 131 में चलते हैं। 131 क्वेश्चन नंबर आ गया ऑक्साइड, ये तो बहुत इजीली बना होगा। CO क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, तो एक आ गया 1, BA ये मेटल है, मेटल मतलब बेसिक, CO का हो गया 2 यानी न्यूट्रल, ठीक है। BaO बेसिक मतलब 1, Al2O3 एम्फोटेरिक है तो रटा रटाया होता है, और Cl2O7 एसिडिक है, एसिडिक मतलब ये 4 और ये 3,
तो ऑप्शन है 2143 ऐसा कौन सा दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2143। तो ऑप्शन नंबर 2 फिर से चेक कर लेते भैया कहीं गलत ना हो जाए। तो CO जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही। BaO बेसिक होता है यानी 1 बिल्कुल सही। Al2O3 क्या होता है, Al2O3 होता है आपका एम्फोटेरिक, ये 4, और Cl2O7 होता है एसिडिक, मतलब ये सही बिल्कुल सही बना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 132, केमिकल काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 4.6 इंटू 10⁻³ मतलब K का दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब 2.303 बाई T इंटू लॉग इनिशियल बाई फाइनल आपको चाहिए T, तो T इज इक्वल टू 2.303। K का वैल्यू कितना है भैया 4.6 10⁻³ तो 4.6 10⁻³ इंटू लॉग इनिशियल कितना है 2 और फाइनल कितना है 0.2। तो यहाँ पर T इज इक्वल टू ये हो गया 1/2 10⁻³ 10⁻+3 हो गया, log 2/0.2 मतलब log 10 1 हो गया, तो 0.5 इंटू 10⁻3 दिस इज 500 सेकेंड्स। आंसर आ गया 3, 500 सेकेंड्स आ रहा है, आंसर 3 आ गया। 132 तक क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। चलिए आगे चलते, थोड़े से क्वेश्चन बचे होंगे। 133 क्वेश्चन देखो, 133 एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इज, एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिथेनॉल दे रहा है, तो मिथेनॉल मतलब HCHO है, HCHO आपको कहीं ना कहीं चाहिए, तो आप ये ऑप्शन को देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो वाला गेम है, तो इसको अगर मैं तोड़ दूं तो यहाँ पर ये आपको मिथेनॉल दे देगा, तो करेक्ट ऑप्शन आंसर नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ ही बचे हुए। अब आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, कैन नॉट, अपन लोग क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल वाले कंपाउंड्स मतलब इवन नंबर वाले बनते हैं, इवन नंबर वाले अल्केन्स वुड्स रिएक्शन बनते हैं, ऑड नंबर वाले नहीं बन पाते। तो यहाँ पर ऑड नंबर वाला कौन दिख रहा है, हेप्टेन, एक बार में इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद एनिसोल ऑन क्लीवेज भी है, तो ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। एनिसोल मतलब आप लोगों को पता है C6H5OCH3, HI के साथ रिएक्शन, ये सबको पता है कि यहाँ पर CH3I बनेगा और साथ में फिनॉल बनता है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सो दिस वन इज 1OH और CH3I। आई होप कि आपको सारे आंसर्स परफेक्टली समझ में आए होंगे, सारे आंसर्स मैंने कर दिए। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए, और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।